कोर्स आपको पेट और श्रोणि की सीटी में महारत हासिल करने में मदद करेगा। इसमें 40 से अधिक स्क्रॉल करने योग्य मामले शामिल हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण आपातकालीन विकृति का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। प्रत्येक मामले में इमेजिंग निष्कर्षों का एक पूर्वाभ्यास शामिल है, जो कुछ भी आपको संक्षिप्त प्रारूप में जानने की आवश्यकता है, जिसमें कुछ पैथोलॉजी और सबसे महत्वपूर्ण इमेजिंग मोती शामिल हैं। पाठ्यक्रम के अंत तक आपके पास बुनियादी और अधिक उन्नत विषयों की एक मजबूत पकड़ होगी। अंततः आप एक बेहतर और अधिक नैदानिक रूप से उन्मुख रेडियोलॉजिस्ट बनेंगे। यह परिचयात्मक सामग्री, पाठ्यक्रम निर्देश और 40 से अधिक मामलों के साथ पाठ्यक्रम पृष्ठ है, जो कठिनाई में है, जो खंडों में विभाजित है। ऊपरी पेट में दर्द, जिसमें हेपेटोबिलियरी और अग्न्याशय के मामले शामिल हैं। पेट के निचले हिस्से और पार्श्व दर्द सहित दाहिने निचले चतुर्थांश दर्द के कई कारण हैं। और आंत्र रुकावट और आंत्र दीवार को मोटा करने के लिए एक दृष्टिकोण सहित आंत्र विकृति विज्ञान के लिए समर्पित एक खंड। ये इमेजिंग सिद्धांतों पर विशेष ध्यान देने के साथ ब्रेड और बटर पैथोलॉजी और जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन्हें आप अपने साथ ले जा सकते हैं। बीच बीच में कुछ और चुनौतीपूर्ण मामले हैं, और यहाँ सबसे नीचे कुछ और चुनौतीपूर्ण मामले भी हैं, जो आपको कम सामान्य लेकिन नैदानिक रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं को सीखने में मदद करते हैं। ये अधिक चुनौतीपूर्ण खंड समय के साथ विस्तृत होगा। आपको ये दिखाने के लिए कि ये पाठ्यक्रम कैसे काम करता है, मैं जल्दी से आपको अधिक रोटी और मक्खन का मामला दिखाने जा रहा हूँ, और फिर हम एक साथ अधिक चुनौतीपूर्ण मामले से गुजरेंगे। तो उदाहरण के लिए, यहाँ आंत्र रोग विज्ञान के मामले 5 के लिए, यहाँ सूचीबद्ध नैदानिक इतिहास मतली और उल्टी है और बाधा को दूर करने के लिए है। हम केस को अज्ञात के रूप में एक्सेस करने के लिए केस 5 अज्ञात लिंक पर क्लिक करते हैं। आप अभी के लिए विवरण में लिंक या स्क्रीन पर QR कोड का उपयोग कर सकते हैं, और यदि आप मामले को देखना चाहते हैं तो वीडियो को बेझिझक रोक सकते हैं। मामले को विस्तार से देखने के बाद आप यहाँ उत्तर और स्पष्टीकरण लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ हम शीर्ष पर उत्तर देखते हैं, इसलिए ये आसंजनों के कारण एक छोटी आंत्र रुकावट है, और यदि आप स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में नीले वर्ग पर क्लिक करते हैं तो आपको एक स्पष्टीकरण दिखाई देगा, जिसमें वह सब कुछ शामिल होगा जो आपको जानना चाहिए, जिसमें इमेजिंग निष्कर्षों की पूर्वाभ्यास और कुछ प्रमुख इमेजिंग मोती शामिल हैं। लघु आंत्र रुकावट के इस पहले मामले के लिए मैं आपको सीटी पर छोटे आंत्र अवरोधों को देखने के अपने दृष्टिकोण के बारे में भी बताता हूं, ताकि आप जान सकें कि क्या देखना है। इस दृष्टिकोण के भाग के रूप में हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। 1. क्या कोई आंत्र रुकावट है? 2. यदि हाँ, तो रुकावट का कारण क्या है? 3. वहाँ एक बंद पाश बाधा है? और फिर 4. क्या जटिलताएं हैं, विशेष रूप से आंत्र इस्कीमिया के संकेत हैं? उत्तरों में हम उन प्रश्नों का व्यावहारिक रूप से उत्तर देने के तरीके से गुजरते हैं, और फिर उस दृष्टिकोण का पालन करते हुए इस मामले में इमेजिंग निष्कर्षों के माध्यम से चलते हैं। पाठ्यक्रम में इमेजिंग पूर्वाभ्यास में ऐसे लिंक होंगे जिन पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो एनोटेशन के साथ उपयुक्त छवि पर नेविगेट करेंगे। तो चलिए इस मामले में इमेजिंग निष्कर्षों के माध्यम से चलते हैं। तो पहला सवाल जो हमने कहा था कि हम जवाब देना चाहते हैं, क्या कोई छोटी आंत्र बाधा है? लघु आंत्र रुकावट की परिभाषा पर उत्तर अनुभाग में चर्चा की गई थी, लेकिन यहाँ निष्कर्षों के माध्यम से जाने के लिए हमारे पास लगभग 3-2 सेमी तक छोटी आंत का फैलाव है, इसलिए सीटी पर 2-5 सेमी से अधिक फैला हुआ माना जाता है। लेकिन माप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण छोटी आंत की आकृति विज्ञान है। ये तनावपूर्ण रूप से फैला हुआ दिखता है। यदि हम छोटी आंत के छोरों का पालन करते हैं तो हम अंततः अचानक संक्रमण बिंदु पर पहुंच जाएंगे। अचानक संक्रमण बिंदु ने लूप को इसके समीपस्थ कर दिया है और फिर ढह गया, या सामान्य कैलिबर लूप संक्रमण बिंदु से दूर हो गया। तो यहाँ आप छोटे आंत्र मल चिन्ह या मल के साथ पतला पाश देख सकते हैं, और फिर कैलिबर में अचानक परिवर्तन और संक्रमण बिंदु पर छोटी आंत के बाहर की दिशा में परिवर्तन, सामान्य कैलिबर / ढह गया। आप देख सकते हैं कि दाहिने निचले चतुर्भुज में डिस्टल छोटे आंत्र लूप ढह गए हैं या सामान्य कैलिबर हैं। मुझे ये भी उल्लेख करना चाहिए कि इस मामले की तरह रुकावट के स्थल के समीप ही मलत्याग को छोटे आंत्र मल के चिन्ह के रूप में देखना आम है। और अगर हम आपको राज्याभिषेक छवियों पर संक्रमण बिंदु दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं कि समीपस्थ से दूरस्थ तक आंत्र इस दिशा में यात्रा कर रहा है, इसलिए हमारे पास एक तीर है जो ये दर्शाता है। जैसा कि हम स्क्रॉल करते हैं आप देखेंगे कि कैलिबर में अचानक परिवर्तन होता है, क्योंकि छोटी आंत इस कोने को बदल देती है और फिर संक्रमण बिंदु के बाद छोटी आंत निकलती है और यहाँ सामान्य क्षमता होती है। ठीक है, तो हमने निर्धारित किया है कि एक छोटी आंत्र बाधा है। चरण 2 एटीएलजी या कारण का निर्धारण कर रहा है।
तो हमने देखा कि इस संक्रमण के स्थान पर आंत्र का अचानक कोण है और सीटी पर कोई द्रव्यमान, हर्निया, अवरोधन या अन्य स्पष्ट कारण नहीं है। हमने ये भी देखा कि इस रोगी की यहाँ किसी प्रकार की पिछली प्रक्रिया हुई है। हम पूर्वकाल पेट की दीवार में एक चीरा स्थल देखते हैं। तो यहाँ कारण सबसे अधिक संभावना आसंजन है। चिपकने वाले निशान ऊतक के बैंड होते हैं जो पूर्व सर्जरी वाले मरीजों में मौजूद होते हैं और छोटे आंत्र बाधा का सबसे आम कारण भी होते हैं। प्रश्न 3 है, क्या कोई बंद लूप लघु आंत्र रुकावट है? इसलिए हमने चर्चा की कि बंद लूप बाधा में विशेष रूप से क्या देखना चाहिए। तो शास्त्रीय रूप से आप लगभग छोटी आंत के फैले हुए छोरों को देखने जा रहे हैं, एक अचानक संक्रमण बिंदु, उस छोटी आंत का पुनर्वितरण और फिर पहले के करीब निकटता में दूसरा आकस्मिक संक्रमण बिंदु। यहाँ कोई बंद लूप बाधा नहीं है। और फिर अंत में हम इस्कीमिया के संकेतों की तलाश करते हैं। तो यहाँ कुछ मेसेंटेरिक स्ट्रेनिंग और कुछ इंटरलूप द्रव है, लेकिन इस मामले में इस्कीमिया के कोई विशिष्ट और देर से संकेत नहीं है। हम इस्कीमिया के निष्कर्षों को यहाँ उत्तरों में और आंत्र इस्कीमिया और पाठ्यक्रम में कहीं और रोदविलन के मामलों में अधिक विस्तार से कवर करते हैं। चूंकि यह इस पाठ्यक्रम में पहली छोटी आंत्र रुकावट थी, इसलिए हमने छोटी आंत की रुकावट के कारणों की भी समीक्षा की, जिसमें आसंजन, हर्निया, दुर्दमता, ग्रहण, पित्त पथरी और मेकेल का डायवर्टिकुलम शामिल हैं, जिनके सभी उदाहरण हमारे पाठ्यक्रम में हैं। ठीक है, तो अब जब आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम कैसे काम करता है, तो आइए थोड़ा और चुनौतीपूर्ण मामला देखें। तो ये हमारे थोड़े अधिक चुनौतीपूर्ण खंड से दूसरी स्थिति है। नैदानिक इतिहास प्रदान किया गया एक युवा रोगी में बिना किसी पूर्व सर्जरी के मतली और उल्टी है। तो हम यहाँ अनजान केस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आप विवरण में दिए गए लिंक के माध्यम से या स्क्रीन पर QR कोड का उपयोग करके अपने फोन का उपयोग करके मामले को स्वयं खोल सकते हैं। मेरा सुझाव है कि इस मामले को विस्तार से देखने के लिए वीडियो को रोकें और फिर उत्तरों की समीक्षा करने के लिए प्ले दबाएं। ठीक है, इसलिए एक बार मामले को अज्ञात के रूप में देखने के बाद आप दाईं ओर उत्तर और स्पष्टीकरण लिंक पर क्लिक करके पाठ्यक्रम में उत्तरों की समीक्षा कर सकते हैं। और उत्तर प्रकट होता है। ये एक छोटी आंत की रुकावट है जो मेकेल के डायवर्टिकुलम के मेसोडायवर्टिकुलर बैंड के कारण होती है। फिर से हम इमेजिंग निष्कर्षों को विस्तार से देखने के लिए ऊपरी दाएं कोने में नीले वर्ग पर क्लिक कर सकते हैं। तो आइए इस आंत्र रुकावट से उसी तरह निपटें जैसे हमने आपको अतीत में सिखाया था। तो पहले आइए इस प्रश्न का उत्तर दें कि क्या कोई छोटी आंत की रुकावट है। ठीक है, फिर से हमने छोटी आंत के छोरों को लगभग 3-3 सेंटीमीटर तक फैलाया है। हमारे पास एक आकस्मिक संक्रमण बिंदु है जो यहाँ इंगित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग फैले हुए लूप हैं। ये इस कोने को मोड़ देता है। आंत्रपाश फैला हुआ रहता है। फिर से यहाँ तीर हैं जो समीपस्थ से दूरस्थ तक प्रवाह की दिशा का संकेत देते हैं। और फिर जैसे ही ये इस कोने को मोड़ता है, हमारे पास एक संक्रमण बिंदु होता है और छोटी आंत अब पूरी तरह से ढह जाती है। सामान्य कोलोब्रस स्लैश यहाँ पूरी तरह से ढह जाता है। तो निष्कर्ष एक छोटी आंत्र बाधा को ध्यान में रखते हुए हैं। ठीक है, तो दूसरा, इस आंत्र रुकावट का कारण क्या है? इसलिए हमें संक्रमण बिंदु पर सबसे पहले कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता। तो कोई द्रव्यमान नहीं है, कोई हर्निया नहीं है, कोई गुदा संदेह नहीं है, इत्यादि। अवरोध के इस स्थल पर अचानक कोण होता है, लेकिन किसी भी सर्जरी का कोई इतिहास नहीं है जैसा कि यहाँ नैदानिक इतिहास में उल्लेख किया गया है, या कोई अन्य कारण है कि इस रोगी को इस साइट पर आसंजन होंगे। तो और अधिक बारीकी से देखने पर वास्तव में आंत के इस लूप से यहाँ है, बस रुकावट के सेट के समीप यहाँ एक ब्लाइंड एंड आउट पाउचिंग है। वह मेकेल का डायवर्टिकुलम है। तो इसकी समीक्षा करने के लिए और इसे थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए फिर से यहाँ हमारे पास रुकावट के सेट के समीपस्थ छोटी आंत का फैला हुआ लूप है। तो यहाँ समीपस्थ से यहाँ दूरस्थ तक। तो हम इसे यहाँ बाएं से दाएं दिशा में अनुसरण कर रहे हैं। जैसा कि हम इसका अनुसरण करते हैं, मैं नीचे की ओर स्क्रॉल कर रहा हूँ और फिर संक्रमण का अचानक स्थल है। लेकिन अगर मैं आंत्र के इस लूप से नीचे दाईं ओर स्क्रॉल करता हूँ, आंत्र की जो यहाँ पीछे की ओर यात्रा करता है, तो आप ये भी देखेंगे कि आंत्र लुमेन अधिक लुमेन से निम्न और पूर्वकाल से जुड़ता है। और अगर मैं उस लुमेन का अनुसरण करता हूँ, जैसा कि यहाँ तीर हैं इंगित करते हुए, आप देखेंगे कि ये ब्लाइंड एंडिंग है। ठीक है, तो हमने देखा है कि ये ब्लाइंड यहाँ समाप्त हो गया है। तो ये मेकेल का डायवर्टिकुलम है। इसे थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए हम इसे राज्याभिषेक छवियों पर भी दिखाएंगे।
तो यहाँ आंत का हमारा फैला हुआ पार्श्व समीपस्थ है जो कि फेकलाइज्ड है। हमारे यहाँ हमारा अचानक संक्रमण बिंदु है। तो आप इसे देख सकते हैं, विस्फारित अचानक संक्रमण बिंदु और फिर इसके लिए दूरपतन। लेकिन यहाँ आंत्र के इस लूप से जो एक संक्रमण बिंदु की ओर जाता है, आप देखेंगे कि यहाँ एक आउट पाउचिंग है जो अंधा है, यहाँ समाप्त हो गया है। तो ये ब्लाइंड इंडेज टिप है। तो ये मेकेल का डायवर्टिकुलम है। तो ये मेसोडायवर्टिकुलर बैंड के कारण एक छोटी आंत की रुकावट है जो इस मेकेल के डायवर्टिकुलम से जुड़ी है। तो मेसोडायवर्टिकुलर बैंड क्या है? खैर, एक मेकेल के साथ जुड़ा हुआ मेसोडायवर्टिकुलर बैंड एक बैंड है जिसमें मेकेल की आपूर्ति करने वाली धमनी के अवशेष होते हैं, जिसे विटिलिन धमनी कहा जाता है। बैंड आंत को अपने नीचे फंसाकर रुकावट पैदा कर सकता है। यहाँ हम वास्तव में यहाँ विटिलिन धमनी देखते हैं। अगर मैं इसे इस तरह से फॉलो करता हूँ, मेकेल के डायवर्टिकुलम की आपूर्ति करता हूँ, लेकिन इसकी परवाह किए बिना, किसी अन्य कारण के बिना पहचाने गए मेकेल के डायवर्टिकुलम के करीब निकटता में रुकावट का स्थल बताता है कि मेसोडायवर्टिकुलर बैंड मामले में बाधा या रुकावट का कारण है। तो इस मामले को मेसोडायवर्टिकुलर बैंड के लिए एक बाधा माध्यमिक के रूप में रिपोर्ट किया गया था, जिसकी शीघ्र ही बाद में ऑपरेटिंग रूम में पुष्टि की गई थी। तो ये छोटी आंत की रुकावट का अपेक्षाकृत दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण कारण है, जिसे अक्सर इमेजिंग पर नहीं देखा जाता है और ऑपरेटिंग रूम में खोजा जाता है। यहाँ मुख्य बिंदु ये है कि बिना किसी पूर्व सर्जरी और बिना किसी स्पष्ट कारण के एक छोटी आंत्र रुकावट वाले रोगी में आपको कम से कम मेकेल के डायवर्टिकुलम के बारे में सोचने और देखने की आवश्यकता है। मुझे ध्यान देना चाहिए कि हमारे पाठ्यक्रम में मेकेल और इसकी अन्य जटिलताओं पर एक अलग मामले में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। तो फिर से पूरे मामले में 40 से अधिक आपातकालीन मामले शामिल हैं जिन्हें पैट और श्रोणि की सीटी में महारत हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो हमेशा की तरह सुनने के लिए धन्यवाद और मुझे आशा है कि आपने कुछ सीखा है।